हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉप क्लासेस। मैं विकास कुमार झा फिर से लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेशन को दोबारा से स्टार्ट करेंगे हम लोग बच्चों। जो डेवलपमेंट टॉपिक हमारा चल रहा था लास्ट क्लास में, जो इससे पहले वाली वीडियो जो हमने दी है उसमें डेवलपमेंट टॉपिक हमने शुरू किया था और डेवलपमेंट टॉपिक में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अब अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। फॉब्स एजू के जो वेब क्या नाम है आपका साइट है उसके ऊपर, यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर, ठीक है। तो अब आगे आप स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक डेवलपमेंट का ही चलेगा। पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में, पार्ट 2 आज हम लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको फिर से बता दूं एक बार, ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे DTPLSB हो गया, अब KVS या किसी NTT के एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, तो उसमें जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन आता है आपका पेपर, जो सेकंड पोर्शन होता है एजुकेशन साइकोलॉजी, उस पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं। प्रैक्टिस हम करेंगे क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस के जरिए आपको मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और इसमें क्या क्या हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमने डेवलपमेंट टॉपिक उठाया था। डेवलपमेंट टॉपिक का आज पार्ट 2 वीडियो है, मतलब सेकेंड पार्ट है आपका। फर्स्ट पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और अगले इस वाले पार्ट में हम बाकी जो 20 क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज स्टेज मॉडल, है ना। निम्नलिखित में से किसे स्टेज मॉडल नहीं माना जाता। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इनमें से कौन सा वो है आपका थ्योरी है, या जो क्या नाम है आपका डेवलपमेंट की थ्योरी है, जो जिसमें स्टेज के बारे में नहीं बताया हुआ है, नॉट अ स्टेज थ्योरी, ठीक है। तो एरिक्सन पर्सनैलिटी थ्योरी ऑफ मॉडल, एरिक्सन की जो पर्सनैलिटी मॉडल है, ब्रॉनफेन बेनर का बायो इकोलॉजिकल थ्योरी मॉडल, फ्रॉयड का साइकोसेक्सुअल मॉडल, और पियाजे का कॉग्निटिव थ्योरी मॉडल। देखिए एरिक्सन की आपको पता है ये साइकोसोशल थ्योरी है। इन्होंने 8 प्रकार के स्टेज दिए थे, तो इनकी थ्योरी तो स्टेज थ्योरी है ना। फ्रॉयड के साइकोसेक्सुअल थ्योरी, इन्होंने 5 प्रकार के स्टेज दिए थे, तो इनकी भी एक स्टेज थ्योरी है। और पियाजे का तो आपको पता ही है कि इन्होंने 4 प्रकार के स्टेज दिए थे, है ना। लेकिन यूरी ब्रॉनफेन बेनर ने इकोलॉजिकल के सीक्वेंस बताए थे कि जो हमारा जो इकोलॉजिकल थ्योरी होती है उसमें कुछ सिस्टम्स होते हैं एनवायरनमेंट के। 5 प्रकार के हमने सिस्टम्स पढ़े थे, है ना। तो इन्होंने सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताया है, ना कि इन्होंने स्टेज दिया है ना। तो इनमें से किसका स्टेज नहीं है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, यूरी ब्रॉनफेन बेनर का जो इकोलॉजिकल थ्योरी है। इन्होंने स्टेज नहीं दिया था, बाकी इन्होंने इन्होंने दिए थे क्या, मॉडल्स। इन्होंने क्या दिए थे बच्चे, इन्होंने दिया था आपका सिस्टम ऑफ एनवायरनमेंट, कि किस किस एनवायरनमेंट बच्चा इन्वॉल्व होता है और बच्चे का किस किस एनवायरनमेंट के द्वारा उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो आंसर इसका यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों आपका, दैट इज बी। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इन्होंने बोला नॉट, नहीं होना चाहिए, नॉट अ मॉडल, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा हमारा बच्चों, बी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 22 क्वेश्चन। विच लेवल इज द बायोइकोलॉजिकल मॉडल इज करेक्टराइज बाय इंटरेक्शन बिटवीन इमीडिएट एनवायरनमेंट। यानी कि इमीडिएट एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन जब बच्चा करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या होता है बच्चों, है ना। तो इमीडिएट एनवायरनमेंट क्या है बच्चों, इमीडिएट एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल बच्चों के से कनेक्टेड या नियरेस्ट होता है बच्चों। और नियरेस्ट कौन सा एनवायरनमेंट है बच्चे का, वो आपको पता ही है, स्कूल और घर हमने पढ़ा था उसके अंदर। इमीडिएट जो बच्चों को बिल्कुल ही समीप से उसका विकास करे, जैसे उसका आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उसका घर का एनवायरनमेंट है, उसके स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, ये बच्चे का नियरेस्ट एनवायरनमेंट कहलाता है, उसी को हम इमीडिएट एनवायरनमेंट कह सकते हैं। तो बच्चा कह रहा है कि इंटरेक्ट करता है किसके साथ, इंटरेक्शन बिटवीन इमीडिएट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट जो के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन हो रहा है ना। तो ये किस में होता है बच्चों, इंटरेक्शन बिटवीन इमीडिएट एनवायरनमेंट। इमीडिएट एनवायरनमेंट में देखो घर भी है और साथ में क्या है, होम है। तो घर और होम से इंटरेक्शन बच्चा जो है वो कर रहा है। तो ये किस में होता है हमारा, ये आपका होता है किसके अंदर, दैट इज मीजो सिस्टम, है ना। देखो जब इंटरेक्शन की बात आएगी तो वहां पर देखो यहाँ पर घर और होम दोनों मिलकर बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, दैट इज मीजो सिस्टम, ठीक है। इफेक्ट की बात करता है तो माइक्रो भी आ सकता था, बट यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, मीजो सिस्टम आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एक बार। द स्कूल board passes a new rule that limits the number of students allowed in each classroom in order to enhance
teacher student relationship. This is an example of which of Urie Bronfenbrenner's environmental system, है ना। स्कूल बोर्ड ने एक नया नियम पारित किया है जो शिक्षक छात्र संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या को सीमित करता है। यह ब्रॉनफेन-वेनर की किस पर्यावरणीय प्रणाली का उदाहरण है बच्चों? जैसे बताया था मैंने आपको कि टीचर्स, जितने ज़्यादा बच्चे क्लासरूम के अंदर होते हैं, बच्चे उतने ही ज़्यादा क्या होते हैं, आपने देखा होगा, उतना ही टीचर का इंटरेक्शन जो होता है बच्चे के साथ कम हो पाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि क्लासरूम के अंदर जो है बच्चों की संख्या जितनी कम होगी उतना टीचर से साथ इंटरेक्शन क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा, है ना। तो ये कौन सा सिस्टम है, हम यहाँ पे बात कर रहा है कि स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो रहा है टीचर के साथ। तो देखो, जब किसी चाइल्ड का इंटरेक्शन, किसका इंटरेक्शन, जब किसी चाइल्ड का इंटरेक्शन किसी स्कूल के टीचर के साथ होता है, स्कूल के साथ डायरेक्ट हो रहा है, तो ये किसका सिस्टम का पार्ट है बच्चों? ये पार्ट है आपका किसका? ये पार्ट है आपका कौन सा, जिसको हम कहते हैं दैट इज माइक्रो सिस्टम, है ना। माइक्रो सिस्टम में चाइल्ड का इंटरेक्शन होम के साथ भी होता है और स्कूल के साथ भी होता है ना। तो होम और स्कूल के साथ बच्चा क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है। तो ये हमारा कौन सा सिस्टम हुआ बच्चों? माइक्रो। तो यहाँ पर स्कूल की केवल बात कर रहा है, यहाँ पे घर का या स्कूल की इंटरेक्शन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बच्चे का इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है? टीचर के साथ हो रहा है, ताकि उनका रिलेशनशिप क्या हो सके, अच्छे से डेवलप हो सके। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? दैट इज माइक्रो सिस्टम। कौन सा सिस्टम होगा इसके अंदर? माइक्रो सिस्टम। यहाँ पे अगर घर और स्कूल का इंटरेक्शन पूछता तो हम यहाँ पर मीजो लगाते, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर बच्चों? दैट इज माइक्रो सिस्टम। ये पांचों सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों। माइक्रो सिस्टम में घर और स्कूल का, घर का अलग डेवलपमेंट होता है, स्कूल में अलग इन्फ्लुएंस पड़ता है, और घर और स्कूल बच्चे के डेवलपमेंट की बात करते हैं, है ना। मीडो सिस्टम में घर और स्कूल मिलकर बच्चे के विकास के बारे में बात करते हैं। एक्सो सिस्टम में घर और स्कूल पर इंटरेक्शन कोई इंपैक्ट पड़ता है और इन्फ्लुएंस इनडायरेक्टली कौन होता है? चाइल्ड। मैक्रो सिस्टम को बड़ा बृहद सिस्टम कहते हैं। इसमें स्कूल के साथ साथ बच्चे की सोसाइटी कैसी है, किस कम्युनिटी में बच्चा रह रहा है, किस प्रकार का रिलीजन है, किस प्रकार का संस्कृति है, कल्चर है, इन सब का इन्फ्लुएंस बच्चे पे कैसे पड़ता है, वो आपका मैक्रो सिस्टम होता है। और लास्ट होता है क्रोनो सिस्टम, जिसमें टाइम टू टाइम आने वाली जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो उसके इम्पैक्ट को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्कूल और टीचर का बात कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? दैट इज माइक्रो सिस्टम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको DT+P के एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं एक बार, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है बच्चों। एज अ टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी यू बिलीव इन इफ यू थिंक दैट एनवायरमेंट इज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस थ्रू आउट डेवलपमेंट। एक शिक्षक के रूप में यदि आप सोचते हैं कि पर्यावरण पूरे विकास में गहरा प्रभाव डालता है, तो आप निम्न में से किस पर विश्वास करेंगे? प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू चिल्ड्रन एनी टाइम एज ए विद द हेल्प ऑफ फेवरेबल लाइफ सर्कमस्टेंस चिल्ड्रन कैन रिकवर फ्रॉम अर्ली नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। बच्चों को किसी भी समय सहायता प्रदान करें, क्योंकि अनुकूल जीवन परिस्थितियों की मदद से बच्चे शुरुआती नकारात्मक अनुभवों को उभर सकते हैं। ये बात सही है। प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस एम्ड एट प्रमोटिंग चेंज वुड सीम्स टू बी लिटिल वैल्यू। परिवर्तन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुभव प्रदान करना कम मूल्यवान प्रतीत होगा। ये तो गलत है, कम मूल्यवान नहीं होगा, अधिक मूल्यवान होगा, तो ये आंसर तो नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रन हु आर हाई और लो इन अ कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज वर्बल एबिलिटी विल रिमेन सो एट लेटर स्टेज, है ना। जो बच्चे मौखिक क्षमता जैसी विशेषताओं में उच्च या निम्न होते हैं वे बाद के चरणों में भी वैसे ही रहते हैं। गलत है ये। बाद के चरणों में कुछ ना कुछ बच्चों में परिवर्तन आता है, या तो बहुत बच्चा और अच्छा करने लग जाता है, या उसकी जो डेवलपमेंट की या लर्निंग की जो स्पीड होती है वो कम होने लग जाती है, एक जैसा नहीं रहता कभी। पावरफुल नेगेटिव इवेंट्स इन फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ कैन नॉट बी ओवरकम। जीवन के पहले कुछ वर्षों में हुई शक्तिशाली नकारात्मक घटनाओं को बाद में दूर नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। अगर अच्छा एनवायरमेंट हम बच्चे को देंगे तो बच्चे के अंदर जो नेगेटिविटी डेवलप हो रही है उसको हम ठीक कर सकते हैं, ये आंसर है बच्चों। देखो, एनवायरमेंट एक ऐसी चीज है जो बच्चों के अंदर परिवर्तन लेके आती है बच्चों, क्योंकि एनवायरमेंट हमेशा डायनामिक होता है। अगर हम बच्चे को अच्छा एनवायरमेंट दे, रिच एनवायरमेंट दे, तो बच्चे के बिहेवियर में, बच्चे की लर्निंग में, बच्चे की पर्सनैलिटी में हम अपने अनुकूल चेंज ला सकते हैं। तो एनवायरमेंट का गहरा प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि एनवायरमेंट से
चीज़ें क्या होती है, बदल सकती है। बच्चों में जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस मिले हैं उसको हम पॉजिटिव में बदल सकते हैं अगर हम बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट दें। हेरिडिटी जो मिलती है वो स्टैटिक होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप बच्चा अगर मान लो कि बहुत कम इंटेलिजेंट ही पैदा हुआ है तो आप कुछ भी कोशिश करोगे इंटेलिजेंस नहीं बढ़ा सकते। बट हाँ, अगर उसको अच्छा एनवायरनमेंट दें या बच्चों को अच्छे एनवायरनमेंट में अगर ढालें हम, तो बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आके आ सकते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, आपकी फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखो, असर्शन रीजन पे क्वेश्चन तो आपको बताइए बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। In the context of physical development, it is important to look at the range rather than specific age of understanding a child's development, है ना। शारीरिक विकास के संदर्भ में किसी बच्चे के विकास को समझने के लिए विशिष्ट उम्र की बजाय सीमा देखिए कि किस सीमा तक उसका विकास हुआ है, ना कि ये देखिए कि एज कितनी है ना। बच्चे ने उस एज में किस सीमा तक अपना विकास किया है ये देखना बहुत जरूरी होता है। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, यानी कि असर्शन में कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या कह रहा है, देयर आर कंसिडरेबल इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर बच्चे के अंदर क्या होता है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है कि डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इसलिए तो हमें बच्चों की रेंज देखनी चाहिए ना कि बच्चा किस रेंज तक डेवलप हुआ है, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट हुआ है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन जो है वह असर्शन को एकदम से डिफाइन करता है। इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, दैट इज ए, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली बात है डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए बच्चे को हम हर बच्चे की डेवलपमेंट की रेंज को देखें कि बच्चा कहां तक अपने आपको डेवलप कर चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, असर्शन वाला क्वेश्चन ये है बच्चों, देयर कैन बी अ यूनिवर्सल नोशन ऑफ ए चाइल्ड एंड चाइल्डहुड। बच्चे और बचपन की कोई सार्वभौमिक अवधारणा नहीं होती। कोई भी सार्वभौमिक अवधारणा मतलब कोई भी चीज बच्चे में कॉमन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। या कुछ भी बच्चे के अंदर ऐसा तो नहीं होगा अगर जो चेंजेबल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि यूनिवर्सल नोशन ऐसा कुछ है, कुछ ना कुछ बच्चों में सिमिलरिटी या कुछ ना कुछ बच्चे के अंदर समान चीजें होती हैं। तो ये स्टेटमेंट तो मुझे लग रहा है गलत। अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड डज नॉट डिपेंड ऑन द सोशल कल्चरल डेवलपमेंट। डज नॉट डिपेंड, ऐसा तो नहीं, डिपेंड तो कुछ ना कुछ करता है। इनफैक्ट सोसाइटी और कल्चर से बच्चे का ज्यादा डेवलपमेंट होता है ना। एनवायरमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही, मतलब हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है ही, बट सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट जितना अच्छा बच्चे को मिलेगा बच्चे में उतने अच्छे परिवर्तन आएंगे। और अभी हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन के अंदर कि एनवायरमेंट पर नेगेटिव जो एक्सपीरियंस होता है उसको भी हम हटा सकते हैं, उसको हम रिमूव कर सकते हैं अगर बच्चे को अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका आंसर जो है बच्चों ये गलत है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों, गलत माने जाएंगे। पहला भी यूनिवर्सल नोशन, कुछ भी यूनिवर्सल नोशन नहीं होता सर, कुछ ना कुछ बच्चे के अंदर चीजें सिमिलर पाई जाती हैं। और दूसरा क्या है कि इन्होंने कहा है कि एनवायरनमेंट का, सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट बच्चे की डेवलपमेंट में नहीं होता, तो ये बात भी गलत है। तो इसका आंसर क्या है, बोथ ए, सॉरी ये वाला आंसर होगा, डी वाला आंसर लग रहा है। बोथ ए और आर क्या है आपका, ये फॉल्स है, तो डी इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट जो हमारा वो है क्वेश्चन है, डैश रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक टाइम व्हेन चिल्ड्रन आर पर्टिकुलरली susceptible to certain kind of stimuli in their environment। एक विशिष्ट समय होता है जब बच्चे जो होते हैं वातावरण के कुछ प्रकार की उत्तेजनाओं के प्रति विशेष संवेदनशील होते हैं। बच्चों आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं उनको एनवायरनमेंट से एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले तो बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं चीजों को सीखने के प्रति, तो उसे कहा जाता है सेंसिटिव पीरियड। सेंसिटिव पीरियड वो पीरियड होता है जहां बच्चे की सीखने की स्पीड बहुत तेजी से होती है। बच्चा बहुत तेजी से क्या करता है, सीखना शुरू करता है अगर उसको हम स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट दे दो। कौन सा एनवायरनमेंट है, स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट होता है जो बच्चों को आसपास एनवायरनमेंट से मिलता है, जो बच्चे आसपास चीजों को देखकर सुनकर जो सीखते हैं उसे हम स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। तो सेंसिटिव पीरियड है, और ऐसा अर्ली चाइल्डहुड को आपको बताइए कि सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है क्योंकि वहां से बच्चे की स्पीड जो होती है वो बहुत अच्छे तरीके से होने लग जाती है। हमने लास्ट वाली वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका हम बच्चों, सेंसिटिव पीरियड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार इस पर, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब देखो बच्चों, एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के जो है बैचेज चल रहे हैं, आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में भी। ऑनलाइन बैच भी चल रहा है, ऑफलाइन बैच भी चल रहा है, जो बैच आप चाहो ले सकते हो, है ना। और काफी रनिंग बैच चल रहा है, ये काफी स्टार्टिंग से कराया जा रहा है। आप एक बार लेके देखिए, डेमो लेके देखिए, समझ में आएगा तो ही इसको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, शाम का बैच है 4 से 6, 4 से 6 बैच बनाया हुआ है बच्चों। खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे मॉर्निंग में नहीं ले सकते वो इवनिंग में ले ले।
तो इवनिंग वाले बच्चों के लिए बैच बनाया हुआ 4 से 6, अभी स्टार्ट ही हुआ है काफ़ी, अभी भी वहाँ पे टॉपिक डेवलपमेंट टॉपिक ही मैंने खत्म किया है, तो आप एक बार देख लेंगे, एक बार डेमो लेके देखिए, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा बच्चों, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन कीजिए, पहले एक बार 1-2 डेमो ले लीजिए, डेमो के बाद तो 4 से 6 भी टाइम और 7 से 9 का भी टाइम है, 2 बैच है, आप देख सकते हो। 4 से 6 वाला चाहो तो 4 से 6 वाला ले सकते हो, या 7 से 9 जो बैच है 7 से 9 वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, असर्शन वाला क्वेश्चन है। इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस, है ना, बच्चे की शैशव काल से किशोर काल तक विकास पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है। यस, हर एरिया इंपॉर्टेंट है बच्चे का, तो हमें हर एक एरिया पर ध्यान देना होगा, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि इवन दो द फर्स्ट फ्यू ईयर ऑफ लाइफ आर सिग्निफिकेंट फॉर डेवलपमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी, द होल ऑफ चिल्ड्रन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस स्टेज इज सेंसिटिव पीरियड। बिल्कुल ठीक है, ब्रेन प्लास्टिसिटी होती है और बच्चे बहुत स्पीड से क्या करते हैं, सीखते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसलिए हमें बच्चों को इन्फेंसी से शैशव का मतलब एडोलेसेंस स्टेज तक हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ब्रेन प्लास्टिसिटी हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, दोनों ही सही हैं, और आर जो है वो ए को क्या कर रहा है, यहां पर एक्सप्लेन भी कर रहा है। ब्रेन प्लास्टिसिटी के अंदर हमारा जो डेवलपमेंट होता है बहुत ही तेजी से होता है, बहुत ही स्पीड से होता है, और बच्चे सही रूप से क्या होते हैं, डेवलप ही होते हैं, है ना। और ब्रेन प्लास्टिसिटी में ब्रेन चेंज होता है, ब्रेन की जो फंक्शंस होते हैं वो चेंज होते हैं, और बच्चे की जो रिसीव करने की एबिलिटी होती है, सीखने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है बच्चों, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और आर जो है वो ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। अगला है डिसकंटिन्यूटी इन द डेवलपमेंट प्रोसेस रेफर्स टू, है ना, विकासात्मक प्रक्रिया में असततता का तात्पर्य क्या है। न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट इमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, हाँ, दुनिया को समझने के लिए विकास की प्रक्रियाओं को देखना, ये बात ठीक है। नेगेटिव ब्रेक्स इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, विकास की प्रक्रिया को नकारात्मक रुकावटों को रखना, ये तो गलत है। ए डाउनवर्ड नेगेटिव ट्रेंड्स इन डेवलपमेंट, विकास में नीचे की ओर नकारात्मक रुझान देना, ये भी गलत है। इंटरफेरेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस, विकास प्रक्रिया को हस्तक्षेप करना, गलत। आंसर क्या होगा फर्स्ट, कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है हमारा बच्चों, हर डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ हम नई चीजों को सीखते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट असतत ही क्यों ना हो, मतलब कि आपका डिसकंटिन्यूटी क्यों ना चले, बट डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे स्टेज की बात की जा रही है, तो स्टेज बच्चे का कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है, हर स्टेज बच्चा कुछ ना कुछ अलग चीज़ों को सीखता है, तो ये बात सही है कि बच्चे का जो स्टेज अंडरस्टैंडिंग होती है वह हर स्टेज वाले प्रकार से बढ़ती है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। थोड़ा क्वेश्चन टेढ़ा है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों आपका, दैट इज फर्स्ट, ठीक है। 30 क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन वाला क्वेश्चन फिर से आ गया बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आजकल आ रहे हैं। असर्शन क्या कह रहा है, ऑल चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर प्रोसीड थ्रू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द सेम एज, सभी संस्कृति में सभी बच्चे एक ही उम्र में विकास के चरणों से गुजरते हैं, एक ही उम्र में। अच्छा, चिल्ड्रन चाइल्डहुड एंड यूनिवर्सल एंड यूनिडायमेंशनल, तो यूनिडायमेंशनल तो नहीं है, डेवलपमेंट तो आपको पता ही है कि मल्टी डायरेक्शनल होता, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। फर्स्ट क्या कह रहा है कि ऑल चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स प्रोसीड थ्रू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द सेम एज, सेम एज में बच्चा जो है चाहे किसी भी कल्चर का होता है एक डेवलपमेंट स्टेज में जाते हैं, ये बात सही है कि देखो चाहे एज सेम क्यों ना हो, है ना, बट किसी भी कल्चर का हो बच्चा अपने स्टेज में वो जाएगा। जैसे मान लो 2 साल का बच्चा है, 1 साल से 0 से लेकर 2 साल का बच्चा है, तो वो आपको पता है इन्फेंसी में ही रहेगा, चाहे वो किसी भी कल्चर में क्यों ना हो। 3 से 6 साल का बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में ही जाएगा, चाहे वो किसी भी कल्चर का क्यों ना हो। तो ये बात सही है, तो ए सही है, आर गलत है। आंसर क्या होगा इसका बच्चों, डेट इज 1 सी। ए ट्रू है बट आर क्या है आपका, वो फॉल्स, ठीक है। क्योंकि ऑल चिल्ड्रन क्रॉस कल्चर प्रोसीड थ्रू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द सेम एज, सभी संस्कृति में सभी बच्चे एक ही उम्र में सभी विकास के चरणों से गुजरते हैं, बिल्कुल ठीक है। एज चरणों से, हाँ, डेवलपमेंट बट डिफरेंट होता है दोनों में, बच्चों में डेवलपमेंट डिफरेंट होता है, बट एज तो सेम ही होगी ना, चाहे किसी भी कल्चर का हो, चाहे वो किसी भी इंडिया किसी भी कोने में क्यों ना रहता हो। अर्ली चाइल्डहुड तो सबकी सेम ही होगी, है ना, लेटर चाइल्डहुड तो सबका सेम ही होगा, है ना। तो यानी कि स्टेज चाहे उसमें करेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएंगे, हो सकता है कि हर 2 स्टेट के बच्चा सेम तरीके से रेट से ना डेवलप हो, बट एज तो सेम ही होगी ना बच्चों, एज तो सेम ही तरीके से डेवलप हो रही होगी, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, दैट इज सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन 31।
फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज डायरेक्टली कंसर्न विद, जो बच्चे का शारीरिक विकास है वो किससे कंसर्न करता है? शारीरिक विकास में क्या क्या चीजें होती है? तो ग्रोथ रेट, बिल्कुल ग्रोथ जो बढ़ती है घटती है हमारी। मैचुरेशन भी फिजिकल ग्रोथ से कनेक्टेड है। सेंसरी फंक्शन, संवेदात्मक क्रियाएं जो आंख का नाक से बच्चा सीखता है, ये भी ठीक ढंग से कनेक्ट है। और फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स ये भी डेवलप होती है। तो चारों ही सही है इसके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, 1 2 3 4, ये चारों ही ग्रोथ से कनेक्ट है, यानी कि सब में फिजिकल डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ में, रेट में भी, मैचुरेशन भी फिजिकल से कनेक्ट है। सेंसरी फंक्शन जो बच्चा कर रहा है वो भी हमारी किससे कनेक्ट है। और फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल जो डेवलप होती है वो भी हमारे फिजिकल मूवमेंट से ही कनेक्टेड है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। चारों आंसर इसके क्या है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट sometimes overlap explaining student ability, yet which of the following domain of development dominantly attempts to study the nature of reason of individual about their and others action and behavior? जबकि विकास के क्षेत्र कभी कभी छात्रों की क्षमताओं को समझने में ओवरलैप कर होते हैं, फिर भी विकास काल में से कौन सा क्षेत्र प्रमुख रूप से उनके और दूसरों के कार्यों को व्यवहार के रूप में व्यक्तित्व, तर्क और प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं? दूसरे के व्यवहार और उसके बारे में बात कर रहा है कि दूसरे किस प्रकार के व्यवहार करते हैं। तो ये लैंग्वेज से कनेक्ट तो नहीं है ना, ये हमारे फिजिकल कनेक्टेड तो नहीं है ना कल्चर से। तो कैसा व्यवहार करते हैं? तो व्यवहार का संबंध किसके साथ होता है? हमारे मॉरल वैल्यूज के साथ हो सकता है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं, है ना, कैसा बिहेवियर दिखा रहे हैं, अच्छा दिखा रहे हैं, बेकार दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे किस डेवलपमेंट की बात की जा रही है? मॉरल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों आपका? दैट इज बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते 33 नंबर। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम हेड टू टो? देखो दो डेवलपमेंट हमने पढ़े थे, अगर आपको याद होगा। एक होता है सिफेलोकॉडल, है ना, क्या होता है एक होता है सिफेलोकॉडल, सुना होगा आप लोगों ने, सिफेलोकॉडल था, ये एक डायरेक्शन है हमारी जो होता है हमारा हेड टू टो। और एक होता है जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, है ना, ये हमारा होता है सेंटर से लेकर पेरीफेरी, यानी कि केंद्र से लेकर परिधि की ओर। और सिफेलोकॉडल होता है हेड टू टो। तो यहाँ पे बात कर रहा है हेड टू टो, तो हेड टू टो क्या होता है बच्चों? सिफेलोकॉडल होना चाहिए। अच्छा, ये इन्होंने पूछा है कौन से प्रिंसिपल से कनेक्ट है ना। तो डेवलपमेंट इज प्रोसीड फ्रॉम मैचुरेशन एंड लर्निंग, ये तो होगा नहीं। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक डायरेक्शन, यस, क्योंकि डायरेक्शन की बात करें ना हेड टू टो, तो ये किस में आए, कौन से प्रिंसिपल का पार्ट है आपका? डायरेक्शन का। दो डायरेक्शन होते हैं, एक सिफेलोकॉडल होता है, दूसरा हमारा प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चा हमारा? दैट इज सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The play is in which a child plays side by side with other student but there is no any communication between them is called। देखो इस प्ले को हम कहते हैं बच्चों, देखो एक तो इसमें 4-5 प्ले हैं। एसोसिएटिव प्ले वो प्ले होता है जहां बच्चे साइड बाय साइड तो खेलते हैं लेकिन आपस में वो चीजों को शेयर भी करते हैं। कोऑपरेटिव प्ले तो साथ मिलकर ग्रुप में खेलना होता है। सोलिटरी प्ले होता है एकांत में, जो एक व्यक्ति अकेले खेलता है। बट पैरेलल प्ले वो प्ले है जहां बच्चे साइड बाय साइड तो खेलते हैं लेकिन आपस में कनेक्ट नहीं होता। ये 6 प्रकार के प्ले जो दिए थे मिल्ड्रेड पार्टन ने, उसमें से दिया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आप अगर पढ़ोगे तो स्टेज ऑफ प्ले दिया था किसने? मिल्ड्रेड पार्टन ने 6 प्रकार के प्ले दिए थे बच्चों, उसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप वो पढ़ सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? पैरेलल प्ले। और प्ले पे भी कुछ ना एग्जाम में आपके DT+B के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो मिल्ड्रेड पार्टन आप लोग पढ़िए। मैंने ये बैच में टॉपिक करवाया है, अभी हाल ही में टॉपिक हुआ है हमारा अच्छे से, तो ऑब्वियसली बात है कि आप अगर पढ़े होगे तो इसके बारे में जरूर बता पाओगे। ठीक है, इसका आंसर क्या है बच्चों आपका? दैट इज पैरेलल प्ले। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चों बैच चल रहा है TGSST का, भी आपको बताया था मैंने पिछली बार में, ये बैच भी बहुत अच्छे से चल रहा है। इसमें भी काफ़ी बच्चे हमारे एनरोल हो चुके हैं और इसका बैच अभी भी चल रहा है। और यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग सब कुछ बताया जा रहा है बच्चे। ठीक है, स्पेशल डिस्काउंट्स भी इस पर हमने दिया है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये बैच का टाइमिंग भी आपको मिल जाएगा। इसके अंदर भी आप सारी इंक्वायरी वगैरह जो है वो आप इस नंबर से ले सकते हैं, या www.forbesprep.in पर जाकर भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्वेरी ले सकते हैं और आपको अच्छा लगेगा
ये दोनों मोड पर है। ऑफलाइन मतलब कि ऑफलाइन मोड पे भी है, ऑनलाइन मोड पे है, दोनों मोड पर तैयारी कराई जा रही है। आप एक बार डेमो लीजिए, उसके बाद सेटिस्फाई होइए, तभी आप इसमें एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। और अच्छे तरीके से टीजीटी एसएसटी क्लियर कर सकते हो आप, मेन पेपर आप अच्छे तरीके से कर पाओगे अगर आप इसको लेते हो तो, ठीक है। एक बार लेके जरूर देखिए इसको। आगे बढ़ते हैं। 35 वाई मिल्ड्रेड पार्टन थ्योरी ऑफ प्ले कंसीडर्ड यूजफुल फॉर टीचर्स। टीचर के लिए यूजफुल क्यों है? क्योंकि उन्होंने कहा था इट हेल्प्स टू अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स टू डाइवर्सिफाई प्ले एक्सपीरियंस फॉर चिल्ड्रन। ये प्रारंभिक बचपन के शिक्षकों को बच्चों के खेल के अनुभवों के विविधता लाने में मदद करेगा। अच्छा, इट रिकॉग्नाइजेज दैट मल्टीपल डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लेज टू बेनिफिट द डेवलपमेंट। ये इसका आंसर है कि डिफरेंट तरीके बच्चों को पता लगेंगे और बच्चे क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो मल्टीपल डिफरेंसेस जो है बच्चे खेल के होते हैं जिसके द्वारा बच्चों को अंदर स्किल हम डेवलप कर सकते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, तो बी ही आंसर होगा इसका बच्चों। इट एक्नॉलेज दैट इंप्रूवमेंट ऑफ सोशल इंटरेक्शन ड्यूरिंग प्ले इज प्रमोट चिल्ड्रन डेवलपमेंट, ऐसा और उन्होंने कुछ नहीं कहा था। एंड इट एक्सप्लेन हाउ वी कैन असाइन टाइप ऑफ प्ले टू चिल्ड्रन, ये भी नहीं है बच्चों, इसका आंसर बी ही होगा कि मल्टीपल तरीके से कौन कौन से मल्टीपल खेल होते हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, दैट इज बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक बार एग्जाम्पल ऑफ मेक बिलीव प्ले। देखो मेक बिलीव प्ले आपको बता दो, मैं ये दिया था, ये टाइप ऑफ प्ले है जो कि दिया था जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने 3 प्रकार के प्ले बताए हैं। पहला है आपका प्रैक्टिस प्ले, दूसरा है आपका मेक बिलीव प्ले, तीसरा है आपका गेम एंड रूल प्ले, है ना। गेम्स विथ रूल प्ले है, 3 प्रकार के प्ले पियाजे ने दिए हैं बच्चों। मेक बिलीव प्ले का मतलब होता है इसमें बच्चा सिंबॉलिक प्ले करता है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे डॉक्टर खेलते हैं घर के अंदर, या चोर पुलिस खेलते हैं घर के अंदर, या फादर मदर खेलते हैं। तो बच्चों जो एक तरह के खेल खेलते हैं ना बच्चों, डॉक्टर या कुछ इमेजिन करके, कुछ कल्पना करके, उसको मेक बिलीव प्ले कहते हैं, है ना। जैसे तो इसका एग्जाम्पल क्या है, रनिंग अराउंड द रूम, रोलिंग अ कार एंड फोर्ट नीडिंग। ये तो ये था रोलिंग करना, भागना, दौड़ना, ये सब प्रैक्टिस प्ले में आ जाएगा, तो ये तो नहीं है। मेकिंग अ हाउस आउट ऑफ टॉय ब्लॉक्स, ये कंस्ट्रक्टिव प्ले में आ जाएगा बच्चों। जब हम टॉय से कोई चीज बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, पिक्चर बनाते हैं, इसको कंस्ट्रक्टिव प्ले कहा जाता है। प्लेइंग हाउसेज, स्कूल, पुलिस ऑफिसर, एक्टिंग आउट द स्टोरी बुक्स, ये है देखो ना, जब हम हाउस के अंदर नहीं घर घर खेल रहे हैं, स्कूल के अंदर स्कूल और टीचर खेल रहे हैं, पुलिस ऑफिसर खेल रहे हैं, तो इस प्ले को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड मेक बिलीव प्ले। तो मिल्टन पार्टन ने उसने क्या नाम आपका जीन पियाजे ने इसे मेक बिलीव प्ले कहा था। इसको आप सिंबॉलिक प्ले भी कह सकते हो, सिंबॉलिक प्ले भी कह सकते हो इसको आप, है ना। और इसको कभी कभार हम लोग, हाँ सिंबॉलिक प्ले कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसको मेक बिलीव प्ले भी कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में आपके। नेक्स्ट है, when 2 children playing separately from one another but in the side mode of play they are involved with what the other are doing is known as। बता मैं बोलूँ, जो बच्चे साइड बाय साइड खेले तो पैरेलल प्ले, बट साइड बाय साइड खेले बट आपस में इंटरेक्शन करे तो एसोसिएटिव प्ले। इसका आंसर सीधा क्या होगा, एसोसिएटिव प्ले। ऑन लुकर प्ले होता है जो बच्चा इमिटेशन करके खेलता है, देख कर खेलना, है ना। पैरेलल प्ले वो होते हैं जो बच्चा साइड बाय साइड खेलता है बट आपस में इंटरेक्शन नहीं करता। एसोसिएटिव प्ले वो होता है जो बच्चा साइड बाय साइड खेल तो रहा है बट एक दूसरे से बच्चा क्या करता है, इंटरेक्शन भी करता है, शेयरिंग भी करता है ऑब्जेक्ट्स की, टॉयज की। और कोऑपरेटिव प्ले जो मिलजुल के बच्चा खेलता है। तो ये सबसे लास्ट वाला प्ले है बच्चों। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है बच्चों, एसोसिएटिव प्ले, कि बच्चा साइड बाय साइड भी खेल रहा है और वो चीज़ों को क्या कर रहा है, शेयर भी कर रहा है, आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बच्चे क्या कर रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बेस्ट आंसर आपका सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, रनिंग अराउंड अ रूम, रोलिंग अ कार बैक एंड फ्रंट, नीडिंग क्ले विथ नो इंटेंट टू मेक समथिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो ये सब क्या है बच्चों, जब बच्चा इधर भागता है, दौड़ता है ना, इधर उधर काल को रोलिंग वगैरह करता है, तो ये बच्चा क्या कर रहा है, एक तरह का खेल रहा है। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल प्ले, या इसको प्रैक्टिस प्ले भी कहा जाता है ना। तो ये मेक बिलीव प्ले नहीं है, एसोसिएटिव प्ले नहीं है, पैरेलल प्ले। इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल प्ले। वे प्ले होते हैं जब बच्चा सिर्फ भागता दौड़ता है, फिजिकल एक्ट करता है, उससे कोई खेल नहीं खेल रहा है। पर मिल्टन पार्टन ने कहा था वो एक तरह का खेल ही है। वो कौन सा खेल है, वो है फंक्शनल प्ले। फंक्शनल प्ले वो प्ले होते हैं जो कि अदृश्य होते हैं, दिखते नहीं है, है ना। तो ये कौन सा प्ले होगा बच्चों, दैट इज फंक्शनल प्ले हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 13A। ये तो कोई क्वेश्चन बच्चों समझ में कब आएगा आपको, जब आप मिल्टन पार्टन की जो 6 स्टेज वाले टॉपिक किए हैं वो आप करोगे। बैच में तो ये मैंने करवा दिया है, बाकी आप लोग एक बार देख इसको यूट्यूब वगैरह पर
या किसी मतलब गूगल वगैरह पर आप इसको सर्च करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते 39 क्वेश्चन देखते हैं एक बार। द टर्म एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन इज डेवलप्ड बाय, ये क्वेश्चन तो ऐसे है बच्चों, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नाम पर बेस दिए जाते हैं, नेम दे देंगे, एक मतलब 9 लाइन दे देंगे और पूछेंगे किसने कहा था। तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का मतलब पहले बात समझिए होता क्या है कि जब हम किसी भी ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं और उसके रूल को जो हम सीखते हैं उसी को हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइज होना। ठीक है, क्या उसी बोलते हैं इसको हम एंटीसिपेटरी तरीके से सोशलाइज होना। तो ये टर्म किसने दिया था? ये टर्म दिया था मर्टन ने, MERTON, मर्टन ने टर्म दिया था क्या है बच्चों नाम, एंटी सोशलाइजेशन वाला। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार हम। आज का लास्ट क्वेश्चन है एकदम बच्चों ये, इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डैश सोशलाइजेशन। मतलब नॉर्म्स को सीखना, रूल्स को सीखना, नियमों को सीखना किस में आता है? तो देखो नियमों की शुरुआत कहाँ से होती है हमारी, हमारे घर से होती है, हमारे फैमिली से होती है, हमारे परिवार से होती है, और वो किस में आता है? प्राइमरी सोशलाइजेशन में आता है। ठीक है, तो डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन नहीं होगा इसका, रीसोशलाइजेशन नहीं होगा इसका, अडल्ट जब एडल्ट हो जाता है तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या होगा? प्राइमरी, क्योंकि किसी भी रूल को सीखना हमारे घर से शुरू होता है, और घर किस में आता है? होम जो है वो किस में आता है? वो आता है हमारे प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होगा क्वेश्चन बच्चों। हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस की है जो कि बिल्कुल डेवलपमेंट से कनेक्टेड है। डेवलपमेंट में जितने भी टॉपिक आ सकते हैं, स्टेज के ऊपर, सोशलाइजेशन के ऊपर, प्ले टॉपिक के ऊपर, सब पे बेस करा दिया क्वेश्चन आप लोगों को मैंने। अब इन 40 क्वेश्चन को अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी डेवलपमेंट की अच्छी तैयारी हो जाएगी, है ना। और अब जो हम नेक्स्ट जो क्लास लेके आएंगे आपके साथ, उसमें हम टॉपिक लेंगे लर्निंग और टीचिंग, कि टीचिंग क्या है, टीचिंग का कनेक्शन लर्निंग के साथ क्या होता है, उस पर बेस्ड टॉपिक हम लेके आएंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट टॉपिक की तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसके क्वेश्चंस की। और अगर आपको बैच लेना है तो बैच आपको पता ही है, मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप नंबर दिया ही था, आप नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, क्वेरी ले सकते हैं, डेमो ले सकते हैं। अगर सेशन पसंद आया आपको तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि बाकी बच्चे जो हैं जो कि DTSP की तैयारी कर रहे हैं, NTT की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये जो बेनिफिट है मिल पाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है हमारा, सेशन 2 हमने कंप्लीट किया, सेकंड क्लास हमारी थी। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपका जो नेक्स्ट जो मंडे आएगा उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट MCQs के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।